रूप सुंदरी अपने कक्ष में गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक उसने खुद को एक विचित्र जंगल में पाया। चारों ओर अनजानी महक और रहस्यमयी सन्नाटा था। ये मैं कहाँ गई? मैं तो अपने कक्ष में सो रही थी। ये तो बड़ा ही विचित्र और अद्भुत जंगल है। उसी समय एक कबूतर रूप सुंदरी के सामने आकर बैठ गया और उसे एकटक घूरने लगा। आखिर ये कबूतर मुझे क्यों घूर रहा है? तभी कबूतर ने इंसानी आवाज में बोला, मुझे आजाद करो रूप सुंदरी। इस पृथ्वी पर केवल तुम ही हो जो मुझे आजाद कर सकती हो। रूप सुंदरी चौंक गई। तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? तुम तो एक कबूतर हो। इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस इतना जान लो कि ये रहस्य तुम्हारे महल में छिपा है। उस फल को तलाशना जरूरी है, वरना तुम्हारा राज्य तबाह हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब राक्षस तुम्हारे महल के द्वार तक पहुंच जाएगा। अगर वो फल तक पहुंच गया तो सर्वनाश निश्चित है। तो आखिर वो फल रखा कहाँ है? अगले ही पल रूप सुंदरी की आंखें खुल गईं। रूप सुंदरी तुरंत दौड़ती हुई अपनी माँ रुक्मणी के कक्ष में जा पहुंची। रूप सुंदरी को पसीने से लथपथ देखकर उसकी माँ रुक्मणी चौंकते हुए बोली, क्या हुआ रूप सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? रूप सुंदरी अपनी माँ को अपने विचित्र सपने के बारे में विस्तार से बताते हुए बोली, माँ, मैंने एक अजीब सपना देखा। मुझे एक कबूतर दिखाई दिया जिसने बताया कि हमारे महल में एक विचित्र जादुई फल छुपा है। अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो राक्षस महल तक पहुंच जाएगा। रुक्मणी कुछ देर तक चुप रही। कुछ देर बाद वो गंभीर अंदाज में बोली, कोई बात नहीं रूप सुंदरी, तुम्हें बुरा सपना आया होगा। सपनों के बारे में ज्यादा मत सोचो। रूप सुंदरी चुपचाप माँ के कक्ष से बाहर चली गई। समय ऐसे ही बीतता रहा, लेकिन कुछ समय बाद रूप सुंदरी को फिर से वही विचित्र सपना आया। रूप सुंदरी तुरंत अपनी माँ के कक्ष में जाकर उससे बोली, माँ, मुझे फिर से वही सपना आया है। लगता है तुम अपने सपने के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो बेटा। जाओ, जाकर आराम करो। रूप सुंदरी नाराज होकर वहाँ से चली गई, लेकिन इसके बाद तो जैसे रोज ही उसे वही सपना आने लगा। बार बार एक ही सपना आने से रूप सुंदरी बुरी तरह से विचलित हो गई। एक दिन बागीचे में बैठे हुए रूप सुंदरी ने मंत्री सूर्य सिंह से अपने सपनों के बारे में बताते हुए बोली, मंत्री जी, मैंने माँ को कई बार बताया, लेकिन माँ हमेशा मेरी बात को टाल देती है। मुझे लगता है जैसे ये सपना मुझे कुछ कहना चाहता है। लगता है आप किसी बात को बहुत गहराई से सोच रही हैं। वैसे भी आप महल से काफी समय से बाहर नहीं निकली हैं। मुझे लगता है आपको जंगल की सैर करनी चाहिए। हरियाली देखकर आपका मन बहल जाएगा। इतना कहकर मंत्री सूर्य सिंह वहाँ से चला गया। अगले दिन रूप सुंदरी अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। एक सुंदर झरने के पास बैठकर वो पानी को निहारने लगी। तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज गूंजी, जल्दी से उठकर यहाँ आओ, बिना आवाज किए। तुम्हारे पैर के पास मगरमच्छ है। रूप सुंदरी चौंक गई। उसने नीचे देखा, एक मगरमच्छ उसके पैरों के पास था। वो बिजली की गति से दौड़ती हुई आवाज की दिशा में भाग गई। एक सुंदर स्त्री झाड़ियों से निकली और एक पत्थर उठाकर मगरमच्छ पर दे मारा। मगरमच्छ झरने में समा गया। अगर तुम नहीं आती तो शायद अब तक मैं मगरमच्छ के पेट में होती। लेकिन ये भी अजीब है कि मुझे उसकी आहट क्यों नहीं सुनाई दी। मेरा नाम कजरी है, मैं जंगल में ही रहती हूँ। शायद तुम नहीं जानती, मगरमच्छ बहुत चुपचाप अपने शिकार के पास आता है। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना वो तुम्हें खींचकर झरने के भीतर ले जाता। तुमने मेरी जान बचाई है। वैसे तुम जंगल में अकेली क्या करती हो? अब क्या बताऊं, कुछ समय पहले तक मेरे माता पिता मेरे साथ थे, उनका देहांत हो गया। ये सुनकर रूप सुंदरी चौंकती हुई बोली, तो इसका मतलब तुम जंगल में अकेली रहती हो? हाँ। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने अपनी परवरिश जंगल में ही पाई है और फिर माता पिता के देहांत के बाद सब कुछ मैंने अकेले ही करना सीखा। जंगल के नियम राज्य के नियम से बहुत अलग होते हैं। जंगल में रहने वाले लोगों के बहुत से जंगली जानवर दोस्त बन जाते हैं। जब तुम्हें झरने के पास बैठा हुआ देखा तो देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि बहुत कम लोग इस स्थान पर आते हैं, और तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं केशव नगर राज्य की राजकुमारी रूप सुंदरी हूँ। सच बताऊँ कजरी, तो मेरी कोई भी दोस्त नहीं है। मेरी हमेशा से यही तमन्ना थी कि मेरी दोस्त तुम्हारी ही जैसी कोई बहादुर लड़की हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये सुनकर रूप सुंदरी मुस्कुराती हुई बोली, तुमने मुझे अपना दोस्त बोला है, और एक दोस्त जब किसी दूसरे दोस्त से कुछ मांगता है तो दूसरे दोस्त को मना नहीं करना चाहिए। ये सुनकर कजरी मुस्कुराती हुई बोली, क्या मांगना चाहती हो तुम? मैं केशव नगर की राजकुमारी हूँ। मैं महल में रहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? ये सुनकर कजरी गंभीर अवस्था में सोचते हुए बोली, नहीं रूप सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ महल नहीं चल सकती। तुमने मुझे दोस्त कहा है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त का दिल नहीं तोड़ते। ठीक है, एक शर्त पर। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम कभी किसी को जाहिर नहीं होने दोगी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। रूप सुंदरी, हमारी दोस्ती का किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में अनजान दोस्त मिलना महल के लोगों को शंका में डाल सकता है। वो तुमसे तमाम तरह के सवाल करेंगे, और शायद मुझसे भी सवाल किए जाएं। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी और अपनी दोस्ती के बारे में किसी को भी शक नहीं होने दूंगी। तो फिर तय रहा। महल का जब भी कोई वासी हम दोनों के सामने आएगा, तो तुम मुझसे दासियों की जैसा बर्ताव करोगी, और महल के लोगों को यही बताओगी कि मैं तुम्हारी दासी हूँ। रूप सुंदरी कजरी को महल की ओर ले गई, लेकिन जैसे ही वो महल के द्वार पर पहुंची, रूप सुंदरी ने देखा कि महल के द्वार पर एक सैनिक मृत अवस्था में पड़ा था। सामने मंत्री सूर्य सिंह और कुछ सैनिक खड़े हुए थे। जैसे ही मंत्री सूर्य सिंह की नजर रूप सुंदरी पर गई, वो चौंकते हुए रूप सुंदरी की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने कुछ सैनिकों को जंगल में आपको लाने के लिए भेजा था। ये कौन है आपके साथ? इसका नाम कजरी है। ये बेचारी अनाथ है, इसीलिए इसे अपनी दासी बनाकर लाई हूँ। लेकिन आप चिंता में क्यों हैं? और सैनिक कैसे मारा गया? सैनिक बाहर पहरा दे रहा था, अचानक उसकी चीख सुनाई दी। हम लोग दौड़कर बाहर आए तो देखा कि सैनिक मृत पड़ा था। तभी वहाँ खड़ा दूसरा सैनिक कांपते हुए बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो एक राक्षस था। वो आंधी की तरह आया और सैनिकों को मारकर चला गया। ये सुनकर रूप सुंदरी गहरी सोच में डूब गई। मंत्री जी, मेरे स्वप्न में भी कबूतर ने राक्षस की बात कही थी। कहीं ये वही राक्षस तो नहीं? राजकुमारी रूप सुंदरी, सपनों को भूल जाइए। अगर आप सपनों के पीछे सोचती रही तो वास्तविकता से दूर हो जाएंगी। रूप सुंदरी गुस्से में अपनी दासी कजरी को लेकर माँ रुक्मिणी के कक्ष में जा पहुंची। ये कौन है? ये मेरी दासी है, लेकिन मैं आपसे और भी जरूरी बात करने आई हूँ। माँ, मैंने सपने के बारे में आपको बताया था। राक्षस की बात भी कही थी, और अब हमारे सैनिक को एक राक्षस ने मारा है। ये भी दूसरे सैनिक ने अपनी आंखों से देखा। कहीं ये वही राक्षस तो नहीं जिसके बारे में सपने में कबूतर ने मुझे बताया था? रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। माँ, मुझे लगता है कि आप और मंत्री जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इतना कहकर रूप सुंदरी चुपचाप कजरी के साथ अपने कक्ष में चली गई। रूप सुंदरी क्रोधित अवस्था में अपने कक्ष में बैठ गई। रूप सुंदरी, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर चल क्या रहा है? तुम बार बार अपने सपने का जिक्र कर रही हो, और कोई तुम्हारी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। कजरी, कुछ दिनों से मुझे लगातार एक सपना आ रहा है। उस सपने में मैं एक कबूतर को देखती हूँ। वो कबूतर मुझसे इंसानी आवाज में बात करता है। उसके बात करने का अंदाज ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे कोई संदेश देना चाहता हो। इतना बोलकर रूप सुंदरी कांपती आवाज में कजरी को अपने सपने की पूरी कहानी सुनाने लगी। बड़ी विचित्र बात है रूप सुंदरी, तुम्हारी माँ रुक्मिणी और मंत्री सूर्य सिंह ने तुम्हें कभी इस राज्य के अतीत के बारे में नहीं बताया? तुम कहना क्या चाहती हो कजरी? कजरी रूप सुंदरी की ओर देखकर बोली, तुम अपने पिता के बारे में क्या जानती हो? मेरे पिता बरसों पहले शिकार करने गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। माँ ने मुझे यही बताया था। वो झूठ बोल रही है। तुम्हारे राज्य की कहानी कुछ और है। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया था। मेरे पिता कभी तुम्हारे पिता के महल में सैनिक थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने महल और संसार से नाता तोड़ लिया और जंगल में जा बसे। बचपन से मैं तुम्हारे राज्य के किस्से अपने पिता से सुनती रही हूँ। तो फिर मुझे सब कुछ बताओ कजरी। हो सकता है मेरे सपनों का कोई संबंध इस महल के अतीत से जुड़ा हो। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मेरी बात गौर से सुनो। 30 वर्ष पहले राजा भानु प्रताप अपने भव्य राज दरबार में सिंहासन पर विराजमान था। तभी मंत्री सूर्य सिंह उससे बोला, महाराज, हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे खेत फसल नहीं, बल्कि सोना उगलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मंत्री।
और दूसरे राज्य हमेशा की तरह हमारी तरक्की से जलते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तभी राज दरबार में दौड़ता हुआ किसान आ पहुंचा। महाराज जल्दी चलिए, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। क्या हुआ किसान, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज खुद जाकर देखिए, बताने से बेहतर है कि आप अपनी आंखों से देखें। राजा भानु प्रताप मंत्री सूर्य सिंह और सैनिकों के साथ किसान के पीछे पीछे खेतों की ओर बढ़ गया और वहाँ जो दृश्य देखा वो उसकी कल्पना से परे था। ये क्या हो गया? तुम्हारी खेत की सारी फसल सूख चुकी है। महाराज केवल मेरे खेत नहीं, पूरे राज्य के किसानों के खेतों में कुछ न कुछ विपत्ति आ गई है। कहीं आग, कहीं कीड़े, कहीं सूखी फसल। राजा भानु प्रताप के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती चली गईं। ये विपत्ति अचानक हम पर क्यों टूट पड़ी? तभी एक बुजुर्ग आ पहुंचा। महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात, कृपया बुरा ना मानिएगा। बोलो, बेझिझक बोलो। महाराज, पहले आप प्रजा की भलाई के लिए सोचते थे, अब कर बढ़ा दिए गए हैं। बाजारों में खाने पीने की वस्तुएं बहुत महंगी हो गई हैं। प्रजा भूखी मर रही है और इसी वजह से हमारे राज्य की जनता बहुत लालची भी हो चुकी है। हर दिन किसी ना किसी के घर चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है। शायद इसी कारण ईश्वर ने ये विपत्ति भेजी है। राजा भानु प्रताप चुपचाप सब सुनता रहा, न उत्तर दिया न प्रतिकार किया, बस चुपचाप महल में लौट आया। मगर महल में कदम रखते ही एक और बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। महाराज हमारे भंडार के सारे अनाज खराब हो चुके हैं, सारा अनाज सड़ गया है। ये तो महल में भी भुखमरी का संकेत है। महाराज शायद वो बुजुर्ग सच कह रहा था। आपके मन में और हमारी प्रजा के मन में लालच बढ़ गया है। हम पश्चाताप करना चाहते हैं, सब कुछ सुधारना चाहते हैं, लेकिन कैसे? महाराज हमारे राज्य के जंगल में एक साधु महाराज आए हुए हैं, शायद वो कोई उपाय बता सकते हैं। राजा भानु प्रताप बिना समय गंवाए मंत्री सूर्य सिंह के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। गहरे रहस्यमयी जंगल में साधु महाराज धूनी रमाए बैठे थे। तुम बहुत देर से आए हो, लेकिन तुम्हारा आना भी जरूरी था। देख लिया अपने लालच का परिणाम। तुम्हारा अनाज तक सड़ चुका है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी प्रजा लालची बन चुकी है। गरीबी और भुखमरी की मार ने उन्हें लालची, चोर, डकैत और हत्यारा बना दिया। साधु महाराज, मैं पश्चाताप करने आया हूँ। मैं अपनी प्रजा को भूखा मरते नहीं देख सकता। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैंने वर्षों की तपस्या से एक अद्भुत फल प्राप्त किया है, जिसे अच्छाई का फल कहा जाता है। परंतु यह फल स्वयं अच्छाई और बुराई का चुनाव करता है। राजन, इस फल की विशेषता यह है कि यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो यह फल तुम्हारे हाथों में बर्फ सा शीतल प्रतीत होगा, किंतु यदि तुम्हारे मन में छल या स्वार्थ होगा तो यह तुम्हारे हाथों को जला डालेगा। ये कहकर साधु महाराज ने अपना हाथ आकाश की ओर घुमाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके हाथ के चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। कुछ क्षणों बाद एक चमकता हुआ सुंदर सा फल उनके हाथों में प्रकट हो गया। आओ राजन, इस फल को मेरे हाथों से लो। यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो फल तुम्हारे हाथों में बर्फ सा शीतल रहेगा। यदि नहीं तो यह जलन देगा और तुम्हारी असलियत प्रकट कर देगा। राजा भानु प्रताप ने हल्की घबराहट के साथ आगे बढ़कर साधु के हाथों से वो फल उठा लिया। जैसे ही वो फल उसके हाथों में आया, वो बर्फ की तरह ठंडा महसूस हुआ। राजन, इस फल ने तुम्हें चुन लिया है। इसे अपने महल में सुरक्षित स्थान पर रख देना। कल सुबह जब तुम्हारा राज्य फिर से समृद्धि की ओर लौटे, तब समझना कि विपत्ति टल गई है। उसके बाद स्वयं फल लेकर मेरे पास लौट आना, ताकि मैं किसी और जरूरतमंद की सहायता कर सकूं। राजा भानु प्रताप फल को लेकर महल लौट आया। उसने उसे एक सुरक्षित कक्ष में रख दिया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह राजा भानु प्रताप की नींद मंत्री सूर्य सिंह के दस्तक देने से खुली। मंत्री के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक थी। महाराज चमत्कार हो गया। जो फसलें खराब हो चुकी थी वो रातों रात फिर से हरी भरी हो गई। जली हुई फसलें भी जैसे पुनर्जीवित हो उठी हैं। राजा भानु प्रताप ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया था।
तभी एक सैनिक भी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। महाराज, अनाज के सारे भंडार जो सड़ चुके थे वे भी फिर से ताजगी से भर गए हैं। राजा भानु प्रताप हर्ष से भर उठा और मंत्री सूर्य सिंह के साथ महल के बागीचे में टहलने चला गया। महाराज, साधु महाराज ने कहा था कि जब सब कुछ सही हो जाए तो वो फल उन्हें वापस सौंप दीजिएगा। राजा भानु प्रताप कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं मंत्री, मैं वो फल वापस नहीं दूंगा। अगर फिर से विपत्ति आ गई और साधु महाराज ना मिले तो मैं उस फल को अपने पास ही रखूंगा। मंत्री सूर्य सिंह ने राजा के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की। अगले दिन साधु महाराज स्वयं राज दरबार में आ पहुंचा। महाराज, आपके राज्य में सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप फल लेकर आएंगे, पर आप नहीं आए। चुप रहो साधु, मैं वो फल तुम्हें नहीं दूंगा। चाहे जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ले लो, पर फल नहीं दूंगा। स्वर्ण मुद्राओं से मेरा क्या प्रयोजन महाराज? जब आपके महल पर विपत्ति आई थी तब तो आप दौड़े दौड़े मेरे पास आए थे। राजा भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। एक और शब्द बोला साधु तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आप नहीं समझ रहे हैं महाराज। यदि आप उस फल को लालच के साथ अपने पास रखेंगे तो वो फल शापित हो जाएगा। तब आपके महल के साथ साथ पूरे राज्य पर ऐसी विपत्ति टूटेगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी बातें केवल डराने के लिए हैं। मैं फल नहीं दूंगा। मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि आप सच में उसे मुझे नहीं देंगे? हाँ। जैसे ही राजा भानु प्रताप ने ये शब्द कहे, साधु महाराज के चारों ओर रंगीन किरणें फैलने लगी। देखते ही देखते साधु एक चमकते हुए कबूतर में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों में अपार क्रोध था। महाराज, आपने न केवल फल को शापित कर दिया बल्कि मुझे भी श्रापित कर दिया। अब मैं तब तक इस कबूतर के रूप में रहूंगा जब तक कोई सच्चा हृदय वाला मनुष्य स्वयं फल लेकर मुझे नहीं सौंप देता। और आप भी अपने असली रूप में नहीं रह पाएंगे। अब आप राक्षस में परिवर्तित होंगे। आप तभी पुनः मनुष्य बन सकेंगे जब सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे। और जब तक फल के सामने नहीं आएंगे यह संभव नहीं होगा। याद रहे, उस फल तक पहुंचने के लिए खून की नदियां बहेंगी और उनमें आपके परिवार का रक्त भी हो सकता है। कबूतर ये कहते हुए रंग बिरंगी चमक के साथ अदृश्य हो गया। राजा भानु प्रताप का शरीर कांपने लगा। देखते ही देखते उसका शरीर विकृत होने लगा और वो एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल वो महल से गायब हो चुका था। जब भानु प्रताप ने पुनः अपनी आंखें खोली तो उसने स्वयं को एक अंधेरी गुफा के भीतर पाया था। इतनी बड़ी बात मेरी माँ ने मुझे नहीं बताई। चलो। रूप सुंदरी और कजरी रुक्मणी के कक्ष में पहुंच गए, जहां मंत्री सूर्य सिंह और रुक्मणी बातचीत कर रहे थे। मुझे सब कुछ पता लग गया है। बरसों पहले पिताजी के राज्य में विपत्ति आई। साधु से फल लाना और पिताजी का मन लालच में फंसना, साधु का कबूतर में बदल जाना और पिताजी का रूप बदलकर गायब हो जाना। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? ये सत्य है या नहीं बताइए। अगर ये सत्य है तो आपने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पिता को गलत समझो। जब तुमने पहली बार कबूतर की बात की, मुझे लगा वो साधु ही होगा। अगर मैं तुमसे कह देती कि तुम्हारा सपना सत्य है तो तुम सत्य की खोज में निकल पड़ती और पिताजी के कर्मों का पर्दाफाश होता, जिसे मैं और मंत्री सूर्य सिंह नहीं चाहते थे। अगर आप बता देती तो शायद सैनिक की जान नहीं जाती। आप क्या सोचती हैं? क्या वो राक्षस चुप रहेगा? आज राक्षस ने अपने सैनिक पर हमला किया, कल महल में घुस सकता है। वो आपकी पुत्री को भी मार सकता है। तो फिर आगे क्या करना होगा? वो फल महाराज भानु प्रताप ने कहाँ रखा था, तुम जानते हो ना? वो सत्य का फल महल के तहखाने में रखा है, लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी को भी इस फल का पता चला तो क्या होगा? मुझे विश्वास है कि रूप सुंदरी के सपने में कबूतर का आना फल को स्वीकार करने का संकेत है। रूप सुंदरी की प्रशंसा पूरे राज्य में होती है क्योंकि वो गरीबों की रक्षक है और उसके मन में कोई लालच नहीं है। चलिए जल्दी से उसे फल के पास ले चलें। मंत्री सूर्य सिंह, रुक्मणी, कजरी और रूप सुंदरी तहखाने में पहुंच गए। वहाँ फल चमक रहा था।
मैं इसे उठाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही रूप सुंदरी ने फल को हाथ में पकड़ा, फल रूप सुंदरी से बोला, तुम्हारा मन तो सोने की तरह शुद्ध है। सबसे पहले इस फल को तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। वो गुफा में है। अगर वो इसे देखेंगे तो हो सकता है कि वो अपने पश्चाताप के बाद मानव रूप में लौट आए। रूप सुंदरी और कजरी राजा भानु प्रताप की गुफा तक पहुंच गए। वहां राक्षस बैठा था। राक्षस की आंखों में खून उतर आया, लेकिन जैसे ही रूप सुंदरी ने फल उसके सामने रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या हो रहा है? अगले ही पल राक्षस का रूप बदलकर राजा भानु प्रताप में तब्दील हो गया। तभी वहाँ रूप सुंदरी के सपने में दिखने वाला कबूतर प्रकट हो गया। तुम वही कबूतर हो जो मेरे सपनों में आते थे। तुम इस फल को ले सकते हो। ये फल तुम्हारा ही है। रूप सुंदरी ने इतना ही बोला था कि तभी कबूतर अचानक से साधु के रूप में बदल गया। तुम्हारे मन में अब पश्चाताप है, इसलिए इस फल ने तुम्हें स्वीकार किया और तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया। इतना बोलकर साधु रूप सुंदरी की ओर देखकर बोला, वर्षों से मैं एक ऐसे मानव को तलाश रहा था जिसका मन सोने की तरह शुद्ध हो। जब तुम 20 वर्ष की हुई तो मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे सपने में आने लगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों से मैंने पहचान लिया कि तुम इस फल के योग्य हो। मैं अपने कर्मों की क्षमा मांगता हूँ। तुम्हारी क्षमा अब स्वीकार की गई। साधु फिर गायब हो गया। साधु के गायब होते ही रूप सुंदरी रहस्यमयी अंदाज में कजरी की ओर देखकर बोली, तुमने मेरे पिता और राज्य के अतीत के बारे में बताया। ये समझ में आता है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता था कि मेरे पिता इस गुफा में हैं और गुफा जंगल में कहाँ है? कजरी अचानक एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। मैं वन की देवी हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। मैं रूप बदल कर आई क्योंकि मैं चाहती थी कि राजा भानु प्रताप इस श्राप से मुक्त हो जाएं। अगर वो नहीं मुक्त होते तो राज्य में तबाही मच जाती। वो फल पहले से ही शापित था। फल के शापित की वजह से इस राज्य का नामो निशान मिट जाता। इतना कहकर कजरी फिर से गायब हो गई। रूप सुंदरी अपने पिता भानु प्रताप को लेकर महल वापस आ गई। राजा भानु प्रताप अब बदल चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में समर्पित कर दी थी और अपने राज्य की सेवा की।